इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर का एक इलाका पड़ता है इंदरगंज, और इसी इंदरगंज इलाके की रहने वाली मीनाक्षी महेश्वरी, मीनाक्षी जो इसी इंदरगंज के एक अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर रहती है। बात कर रहा हूँ मैं 17 मार्च की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। दरअसल उस वक्त मीनाक्षी अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद अपने बेड पे आराम कर रही थी। तभी कोई बाहर से आके दरवाजे पे बेल बजाता है। मीनाक्षी जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसकी सहेली प्रीति खड़ी है। प्रीति जो उसी के नीचे 2nd फ्लोर पे अपने पति और 2 बच्चों के साथ में रहती है। प्रीति के पति का नाम है हेमंत जैन। दरअसल उस वक्त प्रीति जो काफ़ी बदहवास स्थिति में खड़ी थी, रोते हुए मीनाक्षी से कहती है कि दीदी जल्दी से मेरे घर पे चलिए, दरअसल मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने की जब बात कहती है, ये सुन करके मीनाक्षी भी एकदम से घबरा जाती है। कहती है कब हुआ और कैसे हुआ। इस पर प्रीति मीनाक्षी को जवाब देते हुए कहती है कि करीब 1 घंटे पहले मेरे पति आकर दरवाजे पे बेल बजाए। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोली वो मेरे शरीर पे गिर गए। दरअसल उनके सर से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उनसे यह भी पूछा कि कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ, लेकिन वो मुझे कोई जवाब नहीं दिए। प्रीति जैसे ये सारी बातें बताती है, मीनाक्षी तुरंत ही प्रीति को लेकर उसके घर पे जाती है तो देखती है कि वाकई में हेमंत अपने बेड पे पड़ा है और बेड पे काफ़ी मात्रा में खून भी लगा हुआ था। दरअसल वाकई में हेमंत की स्थिति काफ़ी खराब थी। मीनाक्षी जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, तुरंत ही पड़ोस के डॉक्टर पंकज को बुलाती है। डॉक्टर पंकज जब हेमंत को देखते हैं, मीनाक्षी और प्रीति से कहते हैं कि इन्हें लेकर के तुरंत ही हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल जाने की जब बात कहते हैं, मीनाक्षी और प्रीति फ़ौरन ही हेमंत को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब हेमंत को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि हेमंत की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे प्रीति चीख चीख करके रो रही थी। दरअसल प्रीति इस स्थिति में भी नहीं थी कि पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर सके, इसीलिए पुलिस मीनाक्षी से पूछताछ करती है। मीनाक्षी वो सारी बातें पुलिस को बताती है जो उससे प्रीति बता चुकी थी। लेकिन मीनाक्षी जब ये सारी बातें पुलिस को बताती, ये बातें सुन करके पुलिस को कुछ हटपटा सा लगता है। दरअसल पुलिस को मीनाक्षी की बातों पर यकीन ही नहीं होता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले हेमंत की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसे मीनाक्षी ने पुलिस को बताई थी, उसकी बातों को वेरीफाई करने के लिए पुलिस अब हेमंत के घर पे जाती है और जाकर घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। पुलिस जब हेमंत के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि उसके बेड पे काफ़ी मात्रा में खून लगा हुआ था। लेकिन पुलिस के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह नज़र आती है कि पुलिस जब उसके घर के अंदर और सीढ़ियों पे जाकर के जब चेक करती है तो कहीं भी खून का ना तो एक धब्बा और ना कोई छींटे दिखाई देता है, जिसे देख करके पुलिस को बड़ा अजीब सा लगता है। पुलिस ये भी सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि प्रीति ने मीनाक्षी से बताई थी कि जब वो दरवाज़ा खोली थी उसका पति उसके शरीर पे ही गिर गया था। लेकिन पुलिस जब प्रीति के कपड़ों को चेक करती है तो प्रीति के भी कपड़ों पे कोई भी खून का धब्बा नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं प्रीति के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अपने शक को दूर करने के लिए प्रीति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त हेमंत की मौत हुई थी उससे करीब 1 घंटे पहले उसके घर के अंदर 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई देते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों व्यक्ति बारी बारी से घर से बाहर आते हुए भी दिखाई देते हैं। दरअसल दोनों के जाने के बाद प्रीति भी अपने घर से बाहर निकलती है और थोड़ी देर के बाद अपने घर के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। लेकिन उस सीसीटीवी में कहीं भी हेमंत ना तो घर से बाहर जाते हुए दिखाई देता है और ना ही बाहर से घर में आते हुए दिखाई देता है। जब पुलिस उन दोनों व्यक्तियों के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि उसमें से एक का नाम है मोहन गुप्ता, जो दानाखोली इलाके का रहने वाला है। दूसरे का नाम है
आदेश जैन, जो सुमावली का रहने वाला है। दरअसल मोहन और आदेश दोनों जिगरी दोस्त हैं। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ करने के लिए मोहन और आदेश के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि दोनों अपना घर ही छोड़ करके नहीं फरार हो चुके हैं, बल्कि दोनों ने अपना अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा था। इसलिए पुलिस अब इन दोनों के ऊपर दबिश डालना शुरू कर देती है। दबिश की वजह से आखिरकार उसी रात को करीब 1:30 बजे के आसपास आदेश अपने बड़े भाई को लेकर थाने में पहुंच जाता है। थाने में जब पहुंचता है, पुलिस जब आदेश से पूछताछ करती है, आदेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। दरअसल मैं मोहन से पैसे लेने के लिए गया था, लेकिन जब मैं हेमंत के घर पे पहुंचा तो देखा कि हेमंत अपने बेड पे गहरी नींद में सो रहा था और बगल में ही प्रीति और मोहन अपने सर पे हाथ रख करके बड़ी उदासी में बैठे हुए थे, जिसे देखकर मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। इसीलिए मैं पैसा लिए बगैर ही 2 मिनट के अंदर ही उस घर से बाहर निकल गया। आदेश जब ये सारी बातें पुलिस से बताता है, पुलिस ना तो आदेश के बातों पर यकीन करती है और ना ही उसे छोड़ती है। उसके बाद से पुलिस अब मोहन को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस जब मोहन के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है, आखिरकार अगले दिन शाम के वक्त मोहन भी अपने वकील को लेकर थाने में पहुंच जाता है। पुलिस जब मोहन से हेमंत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, मोहन अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और साथ ही साथ हेमंत की पत्नी प्रीति का नाम लेता है। जैसे ही प्रीति का नाम लेता है, पुलिस अब प्रीति को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन पुलिस जब प्रीति से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, प्रीति जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। हेमंत, जिसके बड़े भाई का नाम है भागचंद, जो इसी ग्वालियर के खिचड़ी मोहल्लागंज में रहते हैं, जहाँ पे भागचंद रहते हैं, दरअसल उन्हीं के पड़ोस में एक शुक्ला परिवार भी रहता है। इसी शुक्ला परिवार की रहने वाली है प्रीति शुक्ला। दरअसल भागचंद और शुक्ला परिवार के बीच में इतनी काफ़ी नज़दीकियाँ होती है कि अक्सर दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे के घर भी आते जाते रहते हैं। इधर हेमंत भी जब भी अपने भाई के घर पे जाता है, अक्सर प्रीति के भी घर पे जाता है। लेकिन हेमंत जब बार बार प्रीति के घर पे आना जाना शुरू करता है, इस वजह से प्रीति और हेमंत दोनों एक दूसरे के करीब ही नहीं आते हैं, बल्कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। हेमंत और प्रीति के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस शादी की मंजूरी दोनों के परिवार वाले नहीं देते हैं। इसीलिए हेमंत और प्रीति अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। प्रीति जब हेमंत से शादी कर लेती है, इस वजह से उसके परिवार वालों की काफ़ी बदनामी होती है, जिस वजह से प्रीति के परिवार वाले वहां से अपना मकान बेच देते हैं और कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। इधर हेमंत भी जब प्रीति से शादी कर लेता है, उसके बाद से प्रीति को लेकर कैथा वाली इलाके में आ जाता है और यहीं पे एक किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। उसके बाद से हेमंत शीतला माता साड़ी सेंटर के नाम से एक शॉप खोलता है और थोक में साड़ी बेचने का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, हेमंत का ये बिजनेस चल पड़ता है। अपने बिजनेस में इस प्रकार से उलझ जाता है कि अक्सर वो गुजरात के सूरत शहर में जाता है, वहीं से मार्केटिंग करके अपना बिजनेस चलाने लगता है। लेकिन कैथावली इलाके में जिस फ्लैट में हेमंत अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसी के ऊपर में इधर मोहन गुप्ता भी किराए पे रहता है। आसपास होने की वजह से मोहन और हेमंत के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। हेमंत जब अपने बिजनेस के सिलसिले से गुजरात के सूरत शहर में जाता है, उस वक्त अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का देखरेख करने के लिए मोहन के ऊपर ही छोड़ देता है। दरअसल हेमंत मोहन के ऊपर इतना काफ़ी भरोसा करता है कि सूरत से अगर कोई उसे मोटी रकम भेजनी भी होती है तो मोहन के ही अकाउंट पे भेजता है। मोहन भी ईमानदारी से हेमंत का साथ देता है। लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही गहरी दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से अब मोहन हेमंत के घर पे आना जाना शुरू कर देता है। बार बार मोहन भी जब हेमंत के घर पे आना जाना शुरू करता है, इधर हेमंत जब अपने घर पे नहीं होता है, उस दरमियान मोहन उसकी पत्नी प्रीति से बातचीत करता है। बातचीत करते करते आखिरकार मोहन और प्रीति भी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है जब प्रीति के घर के अंदर ही मोहन और प्रीति के बीच में भी अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी हेमंत को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन घटना से ठीक 6 महीने पहले एक दिन जब हेमंत अपने घर पे पहुंचता है, अपने दोनों बच्चों से बातचीत करता है। बातचीत करने के दरमियान ही दोनों बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि जब आप घर पे नहीं होते हैं, मम्मी मोहन अंकल के साथ ही कमरे में सोती है और हम दोनों बगल के कमरे में सोते हैं। बच्चे जैसी इस तरह की बातें कहते ये सुनकर हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेमंत जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, प्रीति भी अपने पति को कई तरह की सफाई देने की कोशिश करती है,
लेकिन हेमंत अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं करता है, बल्कि साथ ही साथ मोहन को साफ साफ मना कर देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। जिस वजह से प्रीति और मोहन ना तो दोनों एक दूसरे से बातचीत ही कर पाते हैं और ना ही मुलाकात कर पाते हैं। लेकिन बावजूद इसके हेमंत को एक डर सताते रहता है कि आज नहीं तो कल फिर से कहीं दोनों एक ना हो जाएं। इसीलिए हेमंत वहाँ का अपना घर खाली कर देता है और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने बहन के पास चला जाता है और वहीं से अपना बिजनेस करने लगता है। इधर प्रीति जब अपने ननद के साथ रहने लगती है, चाह करके भी मोहन से मुलाकात नहीं कर पाती है। लेकिन आखिरकार हेमंत भी अपने बहन के पास कब तक रह सकता था। करीब 3 महीने बाद आखिरकार हेमंत अपनी बहन का भी घर छोड़ देता है और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर इसी इंदरगंज के एक अपार्टमेंट में अपना फ्लैट खरीद लेता है और फिर यहीं पे अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन इंदरगंज में जब आकर के रहना शुरू करता है, प्रीति अब फिर से पहले के जैसे ही मोहन से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि मुलाकात भी करना शुरू कर देती है। लेकिन जब कुछ महीने का समय गुजरता है, प्रीति को भी यह लगने लगता है कि आखिरकार वो इस तरीके से कब तक मोहन से मुलाकात करते रहेगी। इसलिए एक दिन प्रीति जब मोहन से मुलाकात करती है, उससे कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर के चलो। दूर जाने की जब बात कहती है, मोहन उससे कहता है कि हम दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन घर छोड़ने की जब बात कहता है, प्रीति मोहन को एक सुझाव देती है। कहती है कि घर छोड़ने से बेहतर है कि क्यों ना हम हेमंत को इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद से उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी और फिर हम मज़े से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। हेमंत को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, मोहन भी प्रीति के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि प्रीति का ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 15 मार्च को हेमंत जब अपना काम निपटा करके घर पे पहुंचता है, 17 मार्च को सुबह सुबह प्रीति जब अपने पति को चाय पीने के लिए देती है, उसी चाय में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे पीने के बाद हेमंत काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। हेमंत जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से प्रीति मोहन के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि अपने काम को आज ही अंजाम देना है। इधर मोहन जब प्रीति के घर पे पहुंचता है, उसी दरमियान उसका दोस्त आदेश भी उसके नंबर पे फ़ोन करता है कुछ पैसों के लिए। जब आदेश पैसों की डिमांड करता है, मोहन आदेश से कहता है कि मैं हेमंत के घर पे हूँ, वहीं पर आ जा। इधर आदेश जब हेमंत के घर पे पहुँचता है तो उसके घर का नज़ारा देख आदेश को थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए आदेश बिना पैसा लिए बगैर ही 2 मिनट के अंदर ही हेमंत के घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन आदेश जैसे ही हेमंत के घर से बाहर निकलता है, उसके बाद से मोहन और प्रीति हेमंत की गला दबाकर हत्या करने लगते हैं। इधर हेमंत जब छटपटाने की कोशिश करता है, दोनों ही उसका सर पकड़कर दीवार से टक्कर मारते हैं, जिसकी वजह से हेमंत का सर फट जाता है और उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बहने लगता है। आखिरकार थोड़ी देर के बाद हेमंत की मौत हो जाती है। हेमंत की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से मोहन भी उसके घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मोहन हेमंत के घर से बाहर निकल जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद प्रीति भी अपने घर से बाहर निकलती है और 3rd फ्लोर पे मीनाक्षी से जाकर मुलाकात करती है और उसे झूठ बोलती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो मेरे ही घर में बदहवास स्थिति में पड़े हैं। वाकई में प्रीति जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस प्रीति के तहरीर पे आदेश को तो छोड़ देती है, लेकिन मोहन को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद से पुलिस मोहन और प्रीति को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद हसीन। मोहम्मद हसीन जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है बिमलेश सिंह दोहरे। बिमलेश सिंह दोहरे जो जिला भिंड मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर है माजिद अली। माजिद अली जो महाराजगंज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं गोलू कुमार। गोलू कुमार जो जिला भागलपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर है सिद्दीक़ा खान मेहर। सिद्दीक़ा खान मेहर जो जिला बाड़मेर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।